नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 49वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डाउन करते हैं, कौन सी प्रक्रिया सही तरीके से जागरण करने या कुंडलिनी को सही ढंग से जगाने के लिए सुझाई गई है और उसका क्या महत्व है? तो राय इसका जवाब देते हैं, आपके लोगों द्वारा ऐसा विचार करना उचित माना जाता है कि कुंडलिनी कुछ सांप के जैसी है, जो कुंडली के आकार की है और जिसे ऊपर की ओर बुलाया या चढ़ाया जाता है। आप जब इसे ढूंढते हैं तब आप इसी को पाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने कहा है, इस तरह से सोचना और इस लक्ष्य का पीछा करना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें सामान्य रूप से देना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप इस वास्तविक घटना को समझें कि यह वास्तव में जो हम साझा करते हैं उससे कहीं कम उपयोगी है। हालांकि जैसा कि प्रत्येक इकाई विभिन्न है, आपके संभावित संपादन के लिए संचार करते समय सामान्यताएं बहुत कुछ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रा ने कहा कि देखो, आपके लोगों के द्वारा ना ये कुंडलिनी जो है ना, इसको कुछ ऐसा माना गया है जैसे ये कोई सांप के आकार की होती है और नीचे से घूमते घूमते ऊपर की तरफ आती है, और इसी का इस्तेमाल करके इसको या तो ऊपर की तरफ बुलाया जाता है या चढ़ाया जाता है। तो लेकिन इसमें वो आगे ये भी कहते हैं कि आपका ये जो इसको प्रयास करने का जो तरीका है ना, इसको पाने का जो तरीका है, कह रहे वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये आपको एक लक्ष्य लगने लग जाता है और आप इसके पीछे दौड़ने लग जाते हो। फिर वो कह रहे हैं कि हमें सामान्य रूप से आपको ज्ञान बताना चाहिए कि एक्चुअली में वास्तविकता में ये होता क्या है इसके बारे में, जो कि ये हमसे साझा कर रहे हैं। और इसमें भी उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे ना, वो बाकी, अगर आप बाकी चीज़ों से देखोगे, तुलना करोगे, तो आपको सामान्यताएं तो दिखेंगी उसके अंदर, लेकिन इसका जो वास्तविक तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो फिर वो आगे कहते हैं, हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जा होती है। हम प्रयास कर रहे हैं बताने का कि किसी भी व्यक्ति को, फिर वो इस अष्टक यानी ऑक्टेव के किसी भी वास्तविक रंग की संस्थाओं में मौजूद हो, उसको ऊपर की ओर से आने वाली आंतरिक और नीचे की ओर से बाहरी प्रकृति से आने वाली ऊर्जाओं के मिलन स्थल को स्थानांतरित करके ऊर्जा केंद्रों के साथ मिलाना होता है। विवेकपूर्ण विधि से इस तक पहुंचने की दो विधियां हैं। पहली, अपने आप के साथ बैठकर स्वयं के भीतर उन अनुभवों को देखना जो दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से आकर्षित होते हैं। प्रत्येक अनुभव को व्यक्ति के भीतर देखने, अनुभव करने, संतुलित करने, स्वीकार करने और बैठाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे इकाई की आत्म स्वीकृति इन माध्यमों की ओर जागरूकता बढ़ती है, इन अनुभवों के आरामदायक बैठने का स्थान नई सच्ची रंग वाली इकाई तक पहुंच जाएगा। अनुभव, चाहे वो कुछ भी हो, लाल किरण में विराजमान हो जाएगा और उसकी ज़रूरत की सामग्री आदि के रूप में अपना लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रा ने कुंडलिनी एक्टिवेट करने के दो तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा है हमारे पास दो तरीके की ऊर्जा होती है। आपको याद होगा जब हम पिछली बार इसको देख रहे थे, इस इमेज को देख रहे थे, तो आप इसमें देखेंगे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि नीचे से नेगेटिव एनर्जी चलती है, जो कि ब्रह्मांड यानी गैलेक्टिक सेंटर की तरफ से चलती है। तो वो नीचे से, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे डॉट वाली है ना, ये नेगेटिव है मान लीजिए। इसमें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चक्रों के अंदर से होती हुई जा रही है। पर अगर कोई व्यक्ति असंतुलित है या उसके रंग प्रॉपर मैच नहीं कर रहे उनके चक्रों से, तो ये जो कट रही है ना, ये आपस में नीचे से, अगर ये लेफ़्ट साइड से ये नेगेटिव वाली ऊपर जा रही है और ऊपर की तरफ से ये पॉजिटिव वाली आ रही है, तो ये एक दूसरे को काटेंगी दोनों ऊर्जाएं। ठीक है। और ये पॉजिटिव वाली, आपको याद होगा हमने पिछली बार डिस्कस किया था, ये पहले से ही विराजमान होती है हर इंसान के अंदर, लेकिन इसको चैनलाइज करना होता है प्रॉपर तरीके से।
सेम तरीके से ये जो ब्रह्मांड से आने वाली होती हैं नीचे से चल रही होती हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति असंतुलित होगा ना, उसकी ये जो कुंडलिनी है ना, ये इन चक्रों के अंदर से होती हुई नहीं जाएगी, ये या तो नीचे हो जाएगी या ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि इसको ना जब आप करो प्रैक्टिस, तो आपको ये देखना है अपने अनुभवों को। आपको एक्चुअली में करना क्या होता है इसके अंदर, नीचे से चलने वाली जो चीज़ है ना, आप उसे नेगेटिव मान लो, जो आपके नेगेटिव अनुभव हो रहे हैं, और जो ये ऊपर से आ रही है इसको आप मान लो पॉजिटिव अनुभव। तो जब ध्यान अवस्था में कोई व्यक्ति बैठेगा ना, तो उसको अपने दिमाग के अंदर दोनों चीज़ें देखनी है। मतलब वो अपने अनुभवों को कैलकुलेट करेगा प्रत्येक दिन कि उसने क्या किया, प्रत्येक दिन में जो जो उसके अनुभव हुए हैं हर दिन, तो वो उसको देखेगा आज के जो मेरे अनुभव हुए उसमें से कितने ऐसे थे जो नेगेटिव झुकाव वाले थे, कितने ऐसे थे जो पॉजिटिव झुकाव वाले थे। अब हर झुकाव को, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव और पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव का उल्टा भी सोचना है कि इसका पॉजिटिव क्या हो सकता था, पॉजिटिव का उल्टा सोचना है कि नेगेटिव क्या हो सकता था। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें जब आप ऐसे करने लगोगे आपका धीरे 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 संतुलन आएगा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले से इसके अंदर होते हुए जाएगी। जब आप इस तरीके से ध्यान अवस्था में प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो जैसे हमने पिछली बार बताया था कि वो घुटनों पर भी वो दो चक्र इधर भी हैं घुटनों पर, दो इधर कोहनी पे भी हैं, तो बीच में एक ये ऐसा पैटर्न सा बन जाता है। ठीक है ना, एक चक्री का सा पैटर्न बनता है। तो वो जब चक्री घूमती है तो वो एक स्क्रू की तरह काम करती है, उसे टाइट करना शुरू करती है। इस पूरी ये जो लाइन आपको दिख रही है इस पर, तो ये धीरे 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 जहाँ जो कट रही होती है ना, ये कहीं हो सकता है यहाँ नीचे कट रही हो, तो यहाँ से उठ के ये यहाँ ले जाके बैठ जाएगी, और नीचे के भी जितने भी हैं इसके साथ ही उठेंगे और अपनी अपनी सच्चे रंगों के अंदर, क्योंकि ये जो चक्र है ना, ये सच्चे रंग, अभी रा ने बोला ना इधर, सच्चे रंगों को दर्शाते हैं। तो ये उठ के उसके अंदर चली जाएंगी, और जब ये उसके अंदर चली जाएगी ना, तब एक व्यक्ति का सच्चा संतुलन भी आ जाता है और सच्चे रंगों के साथ भी उसका मिलान हो जाता है अपने चक्रों का। और फिर उसके बाद यहाँ पे सहस्त्रधारा में उसका पता चल जाता है कि हाँ, इसके रेनबो बन गया है, अब ये व्यक्ति संतुलित हो चुका है। इसमें वो देखो अंत में ये भी कह रहे हैं कि अनुभव चाहे कुछ भी हो, लाल किरण में विराजमान हो जाएगा और उसकी ज़रूरत की सामग्री आदि के रूप में अपना लिया जाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं अपने अंदर ही भीतर ही आपको अनुभव करना है, जो आपके अनुभव हुए हैं उनको संतुलन में लाना है, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव का पॉजिटिव सोचना है, तो उससे संतुलन आ जाएगा। उनको स्वीकार करना है ऐसे कि यार ये तो अनुभव ही तो है, इसके अंदर ये है, ये थोड़ी ना कि कुछ नेगेटिव है पॉजिटिव है। जिस तरीके का अनुभव हुआ तो चलो ठीक है नेगेटिव है, क्योंकि मैंने माध्यम लगाए हुए थे। अब अगर झटके लगेंगे तो वो हो सकता है मुझे नेगेटिव अनुभव लगने लगे, हो सकता है मैंने पॉजिटिव के भी माध्यम लगाए हों ताकि मेरा झुकाव बन सके। तो ये माध्यमों की वजह से नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपने खुद ही लगाए हुए होते हैं हर व्यक्ति ने। तो वो कह रहे हैं कि उसको फिर स्वीकार करना, उस संतुलन को फिर अपने अंदर बैठाने की आवश्यकता है। यानी कि उसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कि हाँ भाई ये मेरे बस अनुभव है, मेरे को ये नहीं, इसमें ये नहीं देखना है क्या सही है क्या गलत है, बस अनुभव देखना है इसके अंदर कि ये मेरा अनुभव है। और वो कह रहे हैं कि अंत में जाओगे ना आप तो ये आपके लाल किरण में विराजमान हो जाएगा। यानी कि ये जो ये है ना आपका मूलधार चक्र, रूट चक्र जो है, इसके अंदर विराजमान हो जाएगा कि हाँ अब इस व्यक्ति का संतुलन इसलिए बन रहा है क्योंकि अब इसके लिए सारी चीज़ें केवल अनुभव ही हैं, ये जजमेंटल नहीं है। ये पॉजिटिव का नेगेटिव भी सोचेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव भी सोचेगा, दोनों चीज़ें सोच के अपना संतुलन बना लेगा। फिर वो आगे कहते हैं प्रत्येक अनुभव को ज़रूरत के संदर्भ में समझते हुए और क्रमिक रूप से आगे बढ़ने वाले मन, शरीर, आत्मा परिसर के रूप से समझा जाएगा। फिर व्यक्तिगत पहचान के संदर्भ में, फिर सामाजिक संबंधों के संदर्भ में, फिर सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रेम के संदर्भ में, फिर अनुभव के संदर्भ में मुक्त संचार हो सकता है, और फिर अनुभव को सार्वभौमिक ऊर्जाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है, और अंत में प्रत्येक अनुभव की पवित्र प्रकृति के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा ना, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तो कह रहे आप हर जो आपका अनुभव होगा ना, कह रहे उसको आप एक ऑर्डरली फैशन में समझना शुरू करोगे। ओ मेरे साथ पहला अनुभव ये हुआ तो उससे दूसरा अनुभव जनरेट हुआ, ये उसको लीड कर रहा था, फिर जो दूसरा अनुभव हुआ उससे अगला अनुभव कैसा हुआ। तो एक ऑर्डर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बड़े क्रमिक तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी चीज़ें ज़िंदगी में कोई रैंडम हो रही हो, इसकी वजह से ही मेरा एक पैटर्न बन रहा है ज़िंदगी का। और फिर वो कह रहे हैं जब ऐसा होने लग जाएगा कोई भी व्यक्ति, यानी मन, शरीर, आत्मा परिसर को वो आराम से समझ जाएगा अपने कि हाँ ये तो सारी चीज़ें जो है मेरी ही लगाई हुई हैं, मेरे ही लगाए हुए वो है माध्यम। तो अपने आप को वो बेहतर समझ पाएगा। और फिर अपनी जो उसकी पहचान है,
यानी कि व्यक्तिगत पहचान। यहाँ पर जो आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी को भी समझ पाएगा कि भाई मेरी आइडेंटिटी ये है, लेकिन वास्तविकता में मैं एक पूरे ब्रह्मांड की एंटिटी हूँ, उस रचयिता का एक हिस्सा हूँ। वो हिस्सा एक अनुभव ले रहा है जिसके द्वारा रचयिता अनुभव ले रहे हैं। तो ये एक को डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि हाँ, आपके द्वारा रचयिता ले रहे हैं अनुभव, रचयिता के द्वारा आप ले रहे हो अनुभव। ये दोनों का एक कोई वो हो जाता है, आपस में एक पैक्ट जैसा लगने लग जाता है। फिर आपको जब आपके अंदर एक संतुलन आना शुरू होगा तो आप अपने सामाजिक उसमें संबंधों को भी देखोगे। आप देखोगे कि आपके धीरे धीरे दूसरों से संबंध ना अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और आप ज़्यादातर जब भी ऐसा होगा कि जहाँ आप देखोगे कि भाई नेगेटिव झुकाव वाले लोग हैं ये वो, आप उनसे दूर हटना शुरू हो जाओगे, ऑटोमेटिकली होगा ये। आप पॉजिटिव, अगर आपकी सोच जैसी होगी ना, आप उसी तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करोगे। तो एक सामाजिक गठजोड़ भी बनता है यहाँ पे। फिर वो कहते हैं फिर इसी की वजह से एक यूनिवर्सल प्रेम भी बनता है। यानी कि अब आप चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव व्यक्ति आप हो सकता है उस नेगेटिव व्यक्ति के साथ ना बैठते हो या ना बैठना चाहो, लेकिन आप उसे तब भी ऐसे ट्रीट करोगे कि ये रचयिता का ही हिस्सा है और ये अपना अनुभव ले रहा है। तो आप अपना अनुभव कभी भी उसके अनुभव से जोड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि आप एक अलग इकाई हो, वो एक अलग इकाई है इन तरंगों के अंदर। यानी आप इन तरंगों के अंदर एक छोटा हिस्सा हो, वो भी इस तरंग का एक छोटा सा हिस्सा है। वो अपना अनुभव कर रहा है, आप अपना अनुभव कर रहे हो। और जब ऐसा होता है ना, तो सबकी अपनी अपनी प्रोग्रेस अपने अपने हाथ में होती है। ये डिपेंडेंसी नहीं होती किसी दूसरे के ऊपर। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि फिर आप देखोगे तो आपके जो अनुभव होने हैं ना, उसमें मुक्त संचार हो जाएगा। यानी कि आप बड़े फ्रीली अपनी ज़िंदगी जियोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या सही क्या गलत। हालांकि सही गलत तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। इसकी वजह से जब आपका झुकाव बनना शुरू होगा ना, तो या तो पॉजिटिव का बन जाएगा या नेगेटिव का बन जाएगा, कि आपको अच्छा क्या लग रहा है। उसके बेसिस के ऊपर आपका जो झुकाव बनेगा, उस दिशा में आपकी कटाई होगी। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि फिर अनुभवों को सार्वभौमिक ऊर्जा से कैसे जोड़ा जा सकता है। यानी कि अनंत रचयिता की इन तरंगों की इंटरनेट की जो फील्ड सी बनी हुई है ना, ये इससे अपने आप को प्रॉपरली कैसे अलाइन किया जाता है ना, आपको धीरे धीरे ये भी लगने लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होगी ना, ये तो चलो ठीक है, लॉ ऑफ वन आप पढ़ रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो। अब आप देखोगे कि जैसे आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो इस तरीके से आएगी कि आप कहोगे ये तो मेरे को कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। और आप भी देखो दोस्तों, हम लोग काफ़ी सारे लॉ ऑफ वन के जो स्टूडेंट्स कह लो, या फिर लॉ ऑफ वन के जो जानकारी ले रहे हैं इन दिनों भी, उनसे हम लोगों की जब बात होती है तो उन्होंने हमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है। उन्होंने कहा जब से हमने लॉ ऑफ वन पढ़नी शुरू की और हमने अपनी मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया ना, तो कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। तो चीज़ें जब ऐसी होने लग जाएंगी ना कि भाई ये मेरी सोच तो नहीं है, क्योंकि जब आप अकेले बैठ के एनालाइज करोगे कि मेरी कभी सोच तो ऐसी थी नहीं, इस तरीके की सोच आई कहाँ से मेरे अंदर, तो इससे उस इंसान को ये पता लग जाना चाहिए कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। और उसका कनेक्शन ये जो है ना, इंटरनेट जो क्रिएटर की बनाई हुई जो फील्ड है ना, इससे हो जाता है, वो जो 4 प्राइमल फोर्सेस से बनी हुई है। फिर वो कहते हैं अंत में प्रत्येक अनुभव की पवित्र प्रकृति के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो अंत में आपको जाके हर चीज़ के अंदर रचयिता ही दिखेंगे आपको। जब ऐसा होने लग जाएगा ना, आपको सभी से ही प्रेम हो जाएगा। आप किसी को मतलब जजमेंटल ज़्यादा होगे नहीं। हो सकता है एक आध बार आप थोड़े से विचलित हो जाओ, लेकिन फिर घूम फिर के आप वापस ही वहीं आ जाओगे, क्योंकि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा बेसिकली कि कौन क्या कर रहा है। आपको ये पता चलेगा हर व्यक्ति अपनी अपनी यहाँ पे जर्नी पूरी करने के लिए आया हुआ है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसकी जर्नी के अंदर उसका वो करूँ, उसको खुद करना है। हाँ, तरीके बताए जा सकते हैं उसको, वो भी लॉ ऑफ वन के। अब वो करे या ना करे, ये तो उसी की इच्छा है ना। तो उसके अंदर आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी से। बस जैसा है वैसा अपनाया और निकल गए आगे, अपनी जर्नी के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस रख के आगे निकले। खैर, इसमें फिर वो आगे कहते हैं, इस बीच रचयिता तुम्हारे भीतर ही हैं। उत्तरी ध्रुव में मुकुट पहले से ही सिर पर है और इकाई संभावित रूप से एक देवता है। यह ऊर्जा ध्यान और चिंतन के माध्यम से स्वयं की और रचयिता की विनम्र और भरोसेमंद स्वीकृति द्वारा अस्तित्व में लाई जाती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन द मीनवाइल जब आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, आपको पता चलेगा कि रचयिता यानी क्रिएटर तुम ही हो और तुम्हारे भीतर ही हैं। क्योंकि तुम्हारा उत्तरी ध्रुव यानी ये जो तुम्हारा यहाँ पर है, ये जो सहस्रार क्राउन चक्र है, कह रहे यहाँ पर तो मुकुट पहले से ही है।
ठीक है ना। तो तुमको ये समझ जाना चाहिए भाई, संभावित रूप से तुम भी तो एक देवता हो, देवी देवता। तुम्हें भी तो आगे जाके वो देवता वाले लेवल पे पहुंचना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम भी देवी देवताओं की श्रेणी में आओगे, क्योंकि तुम्हारी भी जानकारियाँ उतनी हो जाएंगी। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों और कुछ भी नहीं है, जानकारी है बस। जिसकी जितनी ज़्यादा जानकारी होती जाएगी ना, वो उतना लेवल में और प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप भी देवी देवताओं की श्रेणी में आओगे, और कह रहे हैं कि यह ऊर्जा और ध्यान के माध्यम से ही आप स्वयं और रचयिता की विनम्र और भरोसेमंद स्वीकृति द्वारा अस्तित्व में लाई जाती है। कहने का मतलब है कि इस ऊर्जा के साथ जब आपका कनेक्शन बनता है इन फील्ड्स के साथ, और इनका इस्तेमाल करके जब आप ये मेडिटेशन करोगे और अपने माध्यमों को देखोगे, तो चिंतन और माध्यम यानी ये दोनों चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आप उस रचयिता के ओर विनम्र हो जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि आप कभी भी भगवान को ये नहीं कहोगे हे भगवान तू तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसी दिक्कतें आई हैं, तेरी वजह से परेशानियाँ आई हैं। आपको पता चलेगा ये जितनी दिक्कतें परेशानियाँ हैं ये भी आपकी खुद ही की लगाई हुई हैं। तब आपका भरोसा बढ़ेगा रचयिता में कि हाँ ये रचयिता का किया हुआ नहीं है भाई, ये क्रिएटर का किया हुआ नहीं है, ये तो मेरा किया हुआ है। इसीलिए आपके अंदर स्वीकृति आएगी और आपके अस्तित्व में आ जाएगी ये चीज़, क्योंकि आपको पता चलेगा हर चीज़ का कर्ता धर्ता, हर चीज़ जो हो रही है, जो घट रहा है, सब कुछ मैं ही हूँ। क्योंकि इन तरंगों में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, और जब ये तरंगे ही मैं हूँ और मैं बना ही इन तरंगों से हूँ, तो इसमें कुछ भी घटता रहे सब कुछ मैं ही हूँ। और मैं ही घट रहा हूँ हर जगह पर, मैं ही बढ़ रहा हूँ हर जगह पर, मैं ही गिर रहा हूँ हर जगह पर, मैं ही उठ रहा हूँ हर जगह पर। तो इस तरीके से आप लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। फिर वो आगे कहते हैं जहाँ ये ऊर्जाएं मिलती हैं वहीं सर्प अपनी ऊंचाई हासिल कर लेता है। जब यह अनकॉइल्ड ऊर्जा सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रेम और उज्जवल होने के करीब पहुंचती है, तो इकाई एक ऐसी स्थिति में होती है जिससे इकाई की कटाई निकट आ जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही आपका संतुलन बनना शुरू होता है ना, और ये जो है ये जहाँ पर कट रहे होते हैं, ये जो पॉइंट्स दोनों कट रहे होते हैं, ये अपनी अपनी जगहों पर प्लेस हो जाते हैं, तब आपका लेवल वो हो चुका होता है कि आप कटाई योग्य हो गए हो। ठीक है ना। और आपके अंदर सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रेम है, क्योंकि अब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो आपके अंदर यूनिवर्सल प्रेम भी आ जाएगा दूसरों के लिए, और इसी तरीके से अपनी कटाई करवाई जा सकती है या अपनी हार्वेस्ट कराई जा सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जहां आप चाहो वहां पर। खैर, फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या आप हमें ध्यान का कोई बेहतर तरीका बता सकते हैं? तो राह यहाँ पर कहते हैं नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राह ने नहीं इसलिए कहा है क्योंकि राह ने कहा है, राह का ये मतलब सोचना है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे मेथड्स हैं, तुम्हारे पास विपासना भी है, तुम्हारे पास क्रिया योगा भी है, तुम्हारे पास हेमिसिंक भी है, तुम जो चाहो वो मेथड है तुम्हारी धरती के ऊपर, तुम किसी का भी इस्तेमाल कर लो। राह ने तो देखो अपना तरीका बता दिया कि भाई अपने अनुभवों को देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कर करते देखते जाओगे, संतुलन आ जाएगा, तुम ट्रांस में चले जाओगे और तुम अपनी उससे बाहर निकल के इस क्रिएटर की फील्ड से जोड़ लोगे अपने आप को। तो कह रहे कि तो फिर इसमें हम तुम्हें कोई स्पेशल तरीका तो बता नहीं सकते, सारे तरीके तो तुम्हारे पास है ही। खैर, अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन दो तरीकों में से कौन सा तरीका सही है ध्यान के लिए? या मैं कहूँ इसका फ़ायदा तब है कि जब आप ध्यान करें और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें और उसे धीरे धीरे खाली होने दें, या जब आप ध्यान करें तो किसी एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों डॉन ने अपने दो मेथड बताए। डॉन ने कहा कि देखिए मेरे पास दो मेथड हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा सही रहेगा। एक तो ये है कि अपने धीरे 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 मेडिटेशन के अंदर 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 जाते रहो अपने, और धीरे धीरे दिमाग को बिल्कुल खाली होने दो, जिसको कई लोग साइलेंट मेडिटेशन भी बोलते हैं। क्योंकि उस साइलेंट मेडिटेशन में जाके दिमाग को बिल्कुल शांत कर दें और खाली कर दें। और इसी के बनस्पत एक दूसरा भी एक मेथड है कि हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दें, चाहे वो हमारे घर में मंदिर की मूर्ति हो, या कोई फूल हो, या कोई फ्रूट हो, या कोई भी चीज़ हो, या एक छोटा सा पौधा हो, या कुछ भी हो सकती है। तो आप उसके ऊपर फोकस करने वाला एक तो मेथड हो गया कि मेरा पूरा फोकस ही उसके अंदर चला जाए, मैं उसके अंदर घुसना शुरू कर दूं, या फिर मैं अपने दिमाग में साइलेंट मेडिटेशन शुरू कर दूं और पूरा का पूरा शांत होता चला जाऊं। आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा सही तरीका है? तो राह कहते हैं यह इस सत्र का आखिरी सवाल होगा। इन दो प्रकार के ध्यान में से दोनों एक विशेष कारण से उपयोगी हैं। पहला ध्यान जिसमें मन की सफाई, मानसिक गड़बड़ी को खाली करना शामिल है, जो आपके लोगों के बीच मन की जटिल गतिविधि की विशेषता है।
यह उन लोगों के लिए प्रभावशाली है जिनका लक्ष्य एक आधार के रूप में एक आंतरिक मौन प्राप्त करना है और इस मन की शांति में निर्माता को सुनना है। यह एक उपयोगी और सहायक उपकरण है और चिंतन या प्रार्थना के अलावा अब तक का सबसे उपयोगी प्रकार का ध्यान है। तो उन्होंने पहले ध्यान के बारे में बताया। उन्होंने कहा देखो, जो तुमने पहले वाला बोला ना, साइलेंट मेडिटेशन, कह रहे उसके अंदर तो दिमाग को तुम जो जितना भी कूड़ा करकट है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम उसको खाली कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर जैसे ही तुम बाहर निकलोगे, दुनिया के अंदर घूमना फिरना शुरू करोगे, तो तुम देखोगे इतनी जटिल है ना दुनिया, इतनी कॉम्प्लेक्स हो रखी है, उसकी वजह से इस दिमाग को खाली करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कह रहे लेकिन ये उन लोगों के लिए प्रभावशाली है जिनका लक्ष्य ये पाना है, मतलब अपनी मेडिटेशन के अंदर, कि वो मौन प्राप्त कर ले, मतलब एकदम साइलेंस अपने अंदर ले आए और उस निर्माता को सुने, यानी उस क्रिएटर को उस साइलेंस के अंदर जाके अपने दिमाग के अंदर सुने। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है। और उन्होंने ये कहा ये एक बहुत ही उपयोगी और सहायक उपकरण भी है। अगर तुम चिंतन और प्रार्थना के अलावा अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है तुम्हारे लिए। फिर वो दूसरे वाले मेथड के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार के ध्यान को विजुअलाइजेशन कहा जा सकता है, इसका लक्ष्य वह नहीं है जो ध्यान में निहित है। विजुअलाइजेशन निपुण का उपकरण है। जो लोग दृश्य छवियों को ध्यान में रखना सीखते हैं वे एक आंतरिक केंद्रित शक्ति विकसित करते हैं जो बोरियत और असुविधा को पार कर सकती है। जब यह क्षमता एक निपुण में सघन हो जाती है तो निपुण तब बाहरी क्रिया के बिना चेतना में ध्रुवीकरण कर सकता है, जो कि ग्रहों की चेतना को प्रभावित कर सकता है। आपके यहाँ सफ़ेद जादूगर के अस्तित्व का यही कारण है। केवल वे लोग जो ग्रहों की कंपनता की प्रगति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं वे विजुअलाइजेशन को विशेष रूप से संतोषजनक प्रकार का ध्यान पाएंगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने सेकंड वाला बताया ना दोस्तों, ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें ये होता है कि आप अपनी ध्यान में जाते हो, आप विजुअलाइजेशन करते हो। जैसे कि मान लो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई इस धरती को हमें पॉजिटिव घनत्वता में लेके जाना है, तो आप मेडिटेशन के अंदर इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे कि आपके दिल के अंदर से, आपके सहस्रारा चक्र से होती हुई ऊर्जा निकल रही है और निकल के इस धरती के कोर के अंदर जा रही है और उसकी ऊर्जा को तेज कर रही है। और जैसे ही उसकी ऊर्जा को तेज कर रही है, ये धरती तेजी से और चौथी घनत्वता की तरफ जा रही है। तो इस तरीके की जो विजुअलाइजेशन होती है ना, अगर कोई व्यक्ति उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो दृश्य छवियाँ होती हैं ना, जो अपने दिमाग के अंदर बना रहा होता है वो, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए इमेजरीज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्राइंगल हो गया, उस पर फोकस कर लिया, या उस ट्राइंगल के अंदर क्या गतिविधि चल रही है, या किसी सर्कल के अंदर क्या गतिविधि चल रही है, या ग्रह में एक जगह से, मतलब आप अपने ग्रह से धीरे धीरे बाहर निकल के जा रहे हो विजुअलाइज करते हुए, और आप इसकी वो जो बाहर की क्वारंटीन है उसे छोड़ते हुए बाहर जा रहे हो, वहाँ से निकल के आप सूरज के अंदर जा रहे हो। और जब आप जाओगे अंदर, वैसे हम लोगों ने भी करके देखी है, तो काफ़ी लोगों ने कहा ऑलमोस्ट सेम ही इस तरीके का अनुभव रहा है कि जब आप सूरज के अंदर जाते हो आपको पता चलता है कि यहाँ तो अंधेरा है और पूरा का पूरा ठंडा माहौल है और बस रोशनी के छोटे छोटे बीइंग्स हैं वो घूम रहे हैं उसके अंदर। छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, लेकिन लाइट बॉडीज़ हैं सबकी। तो इस तरीके की विजुअलाइजेशन जब आप करना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे उसके अंदर चले जाते हो और वहाँ से होकर आप गैलेक्टिक कोर की तरफ भी जा सकते हो और चाहो तो ब्लैक होल के अंदर भी जा सकते हो। आप ब्लैक होल के पीछे से होते हुए वाइट होल की तरफ से भी निकल के आ सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना वो विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंदर होती हैं। तो इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल आपकी बोरियत और असुविधा जो होती है ना आपको मेडिटेशन करने में, उसको पार कर सकती है। क्योंकि कुछ लोग मेडिटेशन में बोरियत महसूस करते हैं कि भाई हमसे नहीं होता ये दिमाग खाली वाली करना, इससे तो बेटर हम लोगों को ये मिल जाए कि हम कुछ विजुअलाइज कर सकें। तो उस तरीके के लोगों के लिए ये वाली टेक्निक बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा जब ये इसमें कोई निपुण हो जाता है ना, तब वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, मतलब धीरे धीरे विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो इतना स्ट्रांग भी हो सकता है कि इसी चेतना का इस्तेमाल करके, यानी इन कॉन्शियसनेस की फील्ड्स का इस्तेमाल करके वो बाहर ध्रुवीकरण भी कर सकता है। यानी कि इसी हवा में से चीज़ें बनाना भी शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। और दूसरों की तरफ अगर वो बात भी करेगा, उनके उनके मतलब टेलीपैथी के द्वारा उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ना वो भी जान लेगा। रिमोट व्यूइंग भी कर सकता है, उसकी एबिलिटीज़ ये धीरे धीरे एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं इससे वो पूरे ग्रहों की चेतना को भी प्रभावित कर सकता है। यानी जब वो खुद सीखेगा और दूसरों को इस तरीके की टेक्निक सिखाना शुरू करेगा तो भाई ग्रह की चेतना भी तो बढ़ेगी ना, लोग भी और सारे मिलके विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि ये एल रिसर्च की ये जो टीम है, लॉ ऑफ वन की जो टीम है,
ये लोग 1-2 मिनट की इनके पास एक वो है, विजुअलाइजेशन टेक्निक मेथड है, जिससे मतलब इस धरती को विजुअलाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ने की, चौथी घनत्वता पॉजिटिव में बढ़ने की टेक्निक दे रखी है उन्होंने, तो उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके यहाँ पे जो सफ़ेद जादूगर का अस्तित्व है ना, यही कारण है उसका। तो यहाँ पे वाइट मैजिशियन, सफ़ेद जादूगर जो है ना, वो मेडिटेटर्स को बोला जाता है। जो पहले के ज़माने के हमारे जितने भी गुरु आए, जितने भी ये आए, जैसे नानक जी हो गए, साईं बाबा हो गए, महाअवतार बाबा जी हो गए, परमाहंस योगानंद जी हो गए, और आपके और भी बहुत सारे, मतलब इतने हमारे टीचर्स आए हैं, जीसस वॉज अ टीचर, और बुद्धा वॉज अ टीचर। ये जितने भी आए ना, इन लोगों ने मतलब इस वाइट मैजिक को पूरा अच्छी तरीके से सीख लिया था, क्योंकि विजुअलाइजेशन के कारण ही होता है। और यदि आपको कोई भी एक अच्छा टीचर इस तरीके की चीज़ें करता हुआ दिखे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और इसमें भी देखिए वो आगे कहते हैं, केवल वो लोग जो ग्रहों की कंपनता की प्रगति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वे विजुअलाइजेशन को विशेष रूप से संतोषजनक प्रकार का ध्यान पाएंगे। यानी जो लोग इस धरती को चौथी घनत्वता पॉजिटिव में धकेलना चाहते हैं, कि मतलब इसको खींच के हम ही ले जाते हैं, चलो बाकी करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ही खींच कर ले जाते हैं इस प्लानट को चौथी घनत्वता में, तो उनके जिनके अंदर ये इच्छा होगी ना, वो इसका विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल बढ़िया से कर पाएंगे। फिर इसमें वो आखिरी में कहते हैं, चिंतन या एक प्रेरक छवि या पाठ की ध्यानपूर्ण स्थिति में विचार आपके लोगों के बीच भी अत्यंत उपयोगी है, और इच्छा शक्ति कहलाने वाली प्रार्थना भी एक संभावित सहायक प्रकृति की है। वास्तव में यह एक सहायक गतिविधि है या नहीं, यह पूरी तरह से प्रार्थना करने वाले के इरादों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, चिंतन यानी कंटम्पलेशन, ठीक है, और या आप किसी छवि का पाठ पूजन करते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा भी होती है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, इसका इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो। और वो कह भी रहे कि आप लोगों के बीच में ये काफ़ी उपयोगी, मतलब हमें प्रतीत हुआ है कि हाँ ये काफ़ी उपयोगी है आप लोगों के बीच में। और इसके अलावा इच्छा शक्ति जो है ना, उसका भी इस्तेमाल करना, कि हे भगवान तू हमारे लिए ऐसा कर दे। जब मांगते हैं ना लोग भगवान से, लेकिन मांग क्या रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग के अंदर क्या है। अगर आप इस पूरी धरती के लिए, आपने सुना भी होगा कई लोगों के लिए, कई लोगों के मुंह से, कि कुछ लोग केवल अपने अपने लिए मांगते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं हे भगवान सबका भला हो, सबदा भला हो। जो लोग इस तरीके से मांगते हैं ना, तो रचयिता भी ये देख रहे होते हैं कि अपने अपने बारे में नहीं सोच रहे, ये दूसरों के भी बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ है ना, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करता है, प्रार्थना और पूजा का, अगर वो अपनी पूजा पाठ करता है, तो इसका अगर वो इस्तेमाल करेगा ना, तो उसके लिए ज़्यादा ये क्या कहते हैं कारगर साबित होगी। और ये उसके इरादों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। तो डॉन कहते हैं, मैं सिर्फ यह पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, और क्या अभी भी हर हफ्ते 2 सत्र करना ठीक है। तो रा कहते हैं, हम अनुरोध करते हैं कि आप कार्ला की गर्दन को सहारा देने के लिए रखी गई वस्तु को ध्यान से रखें, क्योंकि इसमें अक्सर लापरवाही होती है। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं और आपने सभी चीज़ें सही जगह पर व्यवस्थित रखी हैं। सत्रों का समय भी सही है। हालांकि हमें आपकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने अपने समूह में हो रही थकान पर गौर किया और तब तक काम करने से परहेज किया जब तक कि सभी एक साथ प्रेम से, सद्भावना से और महत्वपूर्ण ऊर्जा में एक जैसे ना हो जाएं। यह सबसे अधिक सहायक है और रहेगा। हम राह हैं, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडने। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी काफ़ी जानकारियों से भरा था। तो हम भी आपको, जैसा कि राह कहते हैं, हम भी आपको अब उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं दोस्तों। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।